नमस्कार। आप देख रहे हैं अनंत विद बाय डिजिटल यंग प्रोफेशनल्स की हिंदी व्याकरण वन शॉट सीरीज, जहां हर अध्याय को एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से आसान भाषा और बेहतरीन टिप्स के साथ पढ़ाया जाता है। अगर आप सीटीईटी, एमपीटीईटी, एमपीपीएससी, एमपीएसबी, एसएससी, रेलवे, यूपीपीएससी या किसी भी ऐसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी व्याकरण आती हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अब शुरू करते हैं। क्या आपको पता है कि हिंदी वर्णमाला में वास्तव में कितने वर्ण होते हैं? 42, 46 या 52? अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यकीन मानिए यह छोटा सा सवाल हर साल हजारों विद्यार्थियों को भ्रमित करता आ रहा है। और सिर्फ यही नहीं, अगर वर्णमाला ठीक से नहीं समझी तो आगे मात्रा, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द शक्ति, यहाँ तक कि शुद्ध वर्तनी भी कठिन लगने लगती है। लेकिन आज के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ उत्तर याद नहीं करेंगे, बल्कि पूरा कंसेप्ट इस तरह समझेंगे कि जीवन भर भूलेंगे ही नहीं। और वीडियो के अंत में आपको एक ऐसी मेमोरी ट्रिक बता दूंगा जिससे 52 वर्ण का पूरा वर्गीकरण केवल कुछ सेकंड में याद हो जाएगा। तो वीडियो जरूर पूरा देखिएगा। दोस्तों, जरा एक सेकंड के लिए सोचिए, जब आप भारत बोलते हैं या विद्यालय या पुस्तक, तो क्या ये शब्द एक साथ पैदा हो जाते हैं? नहीं। सबसे पहले छोटी छोटी ध्वनियां निकलती हैं। वे ध्वनियां मिलकर वर्ण बनाती हैं, वर्ण मिलकर शब्द बनाते हैं, और शब्द मिलकर पूरा वाक्य। यानी अगर वर्ण ना हो तो शब्द ही नहीं होंगे, और शब्द नहीं होंगे तो भाषा ही नहीं होगी। इसलिए वर्णमाला हिंदी व्याकरण की सबसे पहली और सबसे मजबूत नींव है। आप इसे किसी इमारत की फाउंडेशन समझिए। अगर फाउंडेशन मजबूत है तो ऊपर बनने वाली पूरी बिल्डिंग भी मजबूत होगी। लेकिन अगर फाउंडेशन ही कमजोर हो गया तो ऊपर चाहे कितनी भी मंजिल बना लें, सब कमजोर रह जाएगा। बिल्कुल यही स्थिति हिंदी व्याकरण की भी है। अगर वर्णमाला अच्छे से समझ ली तो आगे आने वाले सभी अध्याय बहुत आसान लगने लगेंगे। याद रखिए, वर्ण, फिर शब्द, फिर वाक्य, फिर भाषा, यही पूरा क्रम है। वर्ण और वर्णमाला। अब सबसे पहला प्रश्न, आखिर वर्ण क्या होता है? बहुत सरल भाषा में समझिए। जब भी हमारे मुख से कोई ऐसी ध्वनि निकलती है जिसे और छोटे भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे वर्ण कहते हैं। यानी भाषा की सबसे छोटी और अविभाज्य ध्वनि। अब एक उदाहरण देखिए। मान लीजिए आपने शब्द बोला कमल। यह पूरा शब्द एक साथ नहीं बना, इसमें अलग अलग ध्वनियां हैं। क, म, ल, साथ में आ। ये अपने अपने स्तर पर वर्ण हैं। जब ये मिलते हैं तब कमल शब्द बनता है। अब दूसरा प्रश्न, वर्णमाला क्या है? बहुत आसान। जब इन सभी वर्णों को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो उसे वर्णमाला कहते हैं। जैसे अंग्रेजी में ए से जेड तक अल्फाबेट होते हैं, वैसे ही हिंदी में वर्णों का क्रम वर्णमाला कहलाता है। लेकिन हिंदी की एक खास बात है, हमारी वर्णमाला केवल क्रम नहीं बताती, बल्कि यह भी बताती है कि कौन सा वर्ण कहाँ से और कैसे बोला जाता है। यानी हिंदी वर्णमाला पूरी तरह वैज्ञानिक आधार पर बनी है। इसी कारण हिंदी को विश्व की सबसे वैज्ञानिक भाषाओं में गिना जाता है। अब एक छोटा सा सवाल, अगर मैं अभी पूछूं, क्या हर वर्ण अकेले बोला जा सकता है? ज्यादातर लोग तुरंत हाँ बोल देंगे। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि अब हम जानेंगे कि सारे वर्ण एक जैसे नहीं होते। बात करते हैं वर्णमाला के 3 वर्गों की। अब आते हैं पूरे अध्याय के सबसे महत्वपूर्ण भाग पर। हिंदी वर्णमाला को मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन और तीसरा अयोगवाह। लेकिन इन्हें अलग अलग क्यों रखा गया? यही असली कंसेप्ट है। ध्यान से समझिए। कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जो अपने आप बोले जा सकते हैं, उन्हें किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता ही नहीं होती। ऐसे वर्ण कहलाते हैं स्वर। कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जो अकेले बोले ही नहीं जा सकते, उन्हें किसी स्वर का सहारा लेना पड़ता है, वे कहलाते हैं व्यंजन। और कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनमें स्वर और व्यंजन दोनों के गुण दिखाई देते हैं, उन्हें कहा जाता है अयोग वाह। एक ही लाइन में याद रखना हो तो स्वर स्वतंत्र, व्यंजन आश्रित, अयोग वाह मिश्रित। पूरे अध्याय की आधी तैयारी यही पूरी हो जाती है। अब अगला सवाल, आखिर स्वर कितने हैं? 11 क्यों, 12 क्यों नहीं, और व्यंजन 33 ही क्यों माने जाते हैं? साथ ही प्रतियोगी परीक्षा में 52 वर्ण कैसे बनते हैं, यही सब हम अगले भाग में विस्तार से समझेंगे। अगर आपको इनके असली संख्या पता हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं।
अब चलिए आगे बात करते हैं स्वर की। अब तक हमने समझ लिया कि वर्णमाला 3 भागों में बटी है। अब सबसे पहली बात करते हैं स्वर की। दोस्तों, स्वर शब्द का अर्थ ही है स्वयं ध्वनि उत्पन्न करने वाला, यानी ऐसे वर्ण जिन्हें बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब हम आ, ई बोलते हैं तो ध्यान दीजिए, क्या हमें किसी दूसरे वर्ण का सहारा लेना पड़ता है? बिल्कुल नहीं। यही स्वर की सबसे बड़ी पहचान है। एक और बात, जब स्वर का उच्चारण होता है तब मुख से निकलने वाली वायु बिना किसी रुकावट के बाहर आती है। जीभ, दांत या होंठ हवा को रोकते नहीं। इसी कारण स्वर को स्वतंत्र ध्वनि कहा जाता है। मानक हिंदी में 11 मूल स्वर माने जाते हैं। आ, ई, उ, री, ए, ओ और औ। इन्हीं 11 स्वरों में पूरी हिंदी भाषा की हजारों ध्वनियां बनती हैं। परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? उत्तर हमेशा रहेगा 11। इसे कभी 10 या 12 मत लिख दीजिएगा। अब आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न, क्या अम और आह स्वर हैं? अभी उत्तर मत दीजिए, वीडियो के अंत तक आप स्वयं इसका सही उत्तर दे पाएंगे। अब बात करते हैं स्वर के भेद की। अब सवाल आता है, क्या सभी स्वर एक जैसे बोले जाते हैं? नहीं। कुछ स्वर जल्दी बोले जाते हैं, कुछ थोड़े लंबे और कुछ बहुत अधिक समय लेकर। इसी आधार पर स्वरों को 3 भेद किए गए हैं। अब बात करते हैं स्वर के भेद की। अब सवाल आता है, क्या सभी स्वर एक जैसे बोले जाते हैं? नहीं। कुछ स्वर जल्दी बोले जाते हैं, कुछ थोड़े लंबे और कुछ बहुत अधिक समय लेकर। इसी आधार पर स्वरों के 3 भेद किए गए हैं। पहला, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर का अर्थ होता है छोटा। इनके उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है, जैसे आ, ई, उ, री। इन्हें बोलकर देखिए, उच्चारण बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है। दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ का अर्थ है लंबा। इनके उच्चारण में लगभग 2 मात्रा का समय लगता है, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। अगर आप आ और आ बोलकर देखें तो अंतर तुरंत समझ आ जाएगा। आ बोलने में थोड़ा अधिक समय लगता है। तीसरा, प्लुत स्वर। यह सामान्य बातचीत में लगभग प्रयोग नहीं होता। इसका प्रयोग तब होता है जब हम किसी को दूर से पुकारते हैं, जैसे राम और मोहन। इनके उच्चारण में लगभग 3 मात्रा का समय लगता है। आसान ट्रिक, ह्रस्व यानी छोटा, दीर्घ यानी बड़ा, प्लुत यानी सबसे बड़ा, यानी 1 मात्रा, 2 मात्रा और 3 मात्रा। बस इतना याद रखिए। स्वर स्वतंत्र है और समय के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। चलिए अब चलते हैं व्यंजन की ओर। अब आते हैं दूसरे वर्ग, व्यंजन। स्वर के बिल्कुल विपरीत। व्यंजन वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण अकेले पूरा नहीं हो सकता। उन्हें हमेशा किसी स्वर का सहारा लेना पड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर मैं सिर्फ का बोलूं तो क्या ध्वनि पूरी लगती है? नहीं। लेकिन जैसे ही उसके साथ अ जोड़ देते हैं, वह बन जाता है का। यानी हर व्यंजन के पीछे कोई न कोई स्वर छिपा होता है, इसलिए व्यंजन में आश्रित ध्वनि कहा जाता है। मानक हिंदी में 33 मूल व्यंजन माने जाते हैं। यही 33 व्यंजन आगे 5 वर्गों और अन्य समूह में बांटे जाते हैं, जिन्हें हम उच्चारण स्थान वाले पाठ में विस्तार से पढ़ेंगे। परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, व्यंजन स्वतंत्र है या आश्रित? याद रखिए, व्यंजन सदैव आश्रित होते हैं। अब बात करते हैं व्यंजन के भेद की। अब बात करते हैं व्यंजनों के वर्गीकरण की। व्यंजनों को उनकी उच्चारण प्रक्रिया के आधार पर 4 प्रमुख समूहों में बांटा जाता है। पहला, स्पर्श व्यंजन। उनका उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी भाग को स्पर्श करती है। यही कारण है कि इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। इनका उच्चारण ना पूरी तरह स्पर्श जैसा होता है और ना पूरी स्वर जैसा होता है। ये दोनों के बीच की स्थिति में आते हैं। तीसरा, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। इनका उच्चारण करते समय हवा रगड़ खाते हुए बाहर निकलती है, इसलिए इन्हें ऊष्म या संघर्षी कहा जाता है। और चौथा होता है संयुक्त व्यंजन। अब आते हैं उस प्रश्न पर जो मैंने पहले पूछा था, छत्रज्ञ और श्रा क्या ये मूल व्यंजन हैं? नहीं, ये दो दो व्यंजनों के मेल से बने हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ध्यान रखिए, ये 33 मूल व्यंजनों में शामिल नहीं होते हैं, लेकिन विद्यालय मानक में कुल 52 वर्ण गिनते समय इन्हें अलग से जोड़ा जाता है। एक बार बिना वीडियो रोके उत्तर सोचिए, क्या मूल व्यंजन है या संयुक्त व्यंजन?
अपना उत्तर कमेंट में जरूर लिखिए। अब हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न बचता है, अगर स्वर 11 हैं, व्यंजन 33 हैं, तो फिर 52 वर्ण कैसे बन गए और आहा, ड़ा और ढा को अलग क्यों गिना जाता है? यही सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हम अगले भाग में समझेंगे, जहां आपका वर्षों पुराना भ्रम हमेशा के लिए दूर होने जा रहा है। चलिए बात करते हैं अयोगवा की। अब तक हमने दो वर्ग समझ लिए, स्वर और व्यंजन, लेकिन अब आता है सबसे रोचक भाग, अयोगवाह। दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर यही सबसे अधिक भ्रम होता है। कई विद्यार्थी अम और आहा को स्वर मान लेते हैं, कुछ इन्हें व्यंजन समझ लेते हैं, जबकि वास्तव में ये दोनों अयोगवाह कहलाते हैं। अब प्रश्न यह है कि आखिर इन्हें अलग वर्ग में क्यों रखा गया? ध्यान से समझिए। जब हम अम और आहा का प्रयोग करते हैं तो ये अकेले सामान्य शब्द नहीं बनाते, इनका प्रयोग किसी स्वर के साथ होता है। लेकिन दूसरी ओर ये सामान्य व्यंजन की तरह भी व्यवहार नहीं करते, यानी इनमें स्वर और व्यंजन दोनों के कुछ गुण दिखाई देते हैं। इसी कारण इन्हें अलग वर्ग में रखा गया है, यानी कि अयोगवा में। अयोगवा में दो वर्ण माने जाते हैं, अनुस्वार अम और विसर्ग आहा। उदाहरण देखिए, संत, हिंदी, संबंध जैसे शब्दों में अम का प्रयोग मिलता है, जबकि दुख, प्रातः, अंतःकरण जैसे शब्दों में अह का प्रयोग होता है। अगर परीक्षा में पूछा जाए अयोगवा कितने होते हैं, उत्तर होगा 2, अनुस्वार और विसर्ग। अब तक हमने क्या सीखा? 11 स्वर, 33 व्यंजन और 2 अयोगवा, लेकिन अभी भी 52 पूरे नहीं हुए हैं। बाकी कहाँ से आए? यही सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए अब आते हैं कुल वर्ण संख्या की। अब आते हैं उस प्रश्न पर जो लगभग हर विद्यार्थी के मन में आता है। अगर स्वर 11 हैं, व्यंजन 33 है और अयोगवा 2, तो कुल हुए 46। फिर कई किताबों में 52 वर्ण क्यों लिखे होते हैं? इसका कारण अलग अलग व्याकरण परंपराएं हैं। हम इस पूरी सीरीज में 52 वर्ण वाले विद्यालय मानक को पालन करेंगे। इस मानक के अनुसार 11 स्वर, 33 व्यंजन, 2 अयोगवा, 4 संयुक्त व्यंजन यानी कि छत्र, ज्ञा और श्रा, और 2 उच्छिप्त वर्ण यानी कि ड़ा और ढा मिलाकर 52 वर्ण बना देते हैं। यही वर्गीकरण कई विद्यालयों, सामान्य हिंदी व्याकरण की पुस्तकों और अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में पढ़ाया जाता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी है, छत, छ, त्र, ज्ञा और श्रा नए मूल व्यंजन नहीं हैं। ये दो व्यंजनों के मेल से बने संयुक्त व्यंजन हैं। इसी प्रकार ड़ा और ढा भी विशेष ध्वनियों वाले वर्ण हैं, जिन्हें अलग गिना जाता है। इसलिए जब कोई पूछे हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण कैसे बनते हैं, तो पूरा उत्तर इसी क्रम में देना है। अब चलिए थोड़ा सा मिनी क्विज देख लेते हैं। अगर कोई विद्यार्थी केवल 11, 33 और 2 लिखकर उत्तर दे तो उसने कुल कितने वर्ण बताए? सोचिए, उत्तर है 46। लेकिन यदि विद्यालय मानक पूछा गया हो तो उत्तर होगा 52। यही अंतर परीक्षा में नंबर दिलाता है। चलिए अब बात करते हैं मेमोरी ट्रिक के बारे में। अब आती है वह ट्रिक जिसका वादा मैंने शुरुआत में किया था। पूरा वर्गीकरण याद रखने के लिए बस यह क्रम याद रखिए, 11, 33, 2, 4, 2। इसका अर्थ 11 स्वर, 33 व्यंजन, 2 अयोगवा, 4 संयुक्त व्यंजन, 2 ड़ा और ढा। अगर यह पैटर्न याद है तो पूरा अध्याय याद है। और दूसरी ट्रिक, स्वर याद रखें स्वतंत्र, व्यंजन याद रखें आश्रित, अयोगवा याद रखें मिश्रित, और संयुक्त व्यंजन याद रखें 2 व्यंजनों का मेल। इतनी सी बात, पूरा कंसेप्ट हमेशा के लिए याद हो जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज हमने हिंदी व्याकरण की सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण नींव रखी। हमने जाना भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई को वर्ण कहते हैं और वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला। फिर हमने 3 मुख्य वर्ग समझे, स्वर जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, व्यंजन जो स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं, और अयोगवा जो दोनों के गुण रखते हैं। अंत में हमने 52 वर्णों को पूरा वर्गीकरण समझा, यानी कि 11, 33, 2, 4, 2, 11, 33, 2, 4, 2 इक्वल टू 52। अब कमेंट में केवल उत्तर लिखिए, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, और साथ में यह भी लिखिए छह मूल व्यंजन है या संयुक्त व्यंजन। मैं शुरुआती सही उत्तरों को स्वयं रिप्लाई और हार्ट करूंगा। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो सीटीईटी, एमपीटीईटी, एमपीपीएससी, एमपीएसबी, एसएससी, रेलवे या यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो जिसमें हिंदी व्याकरण पूछी जाती हो।
और अनंत विद बाय डिजिटल यंग प्रोफेशनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी जरूर दबाएं, क्योंकि अगले पार्ट में हम शब्द की पूरी दुनिया को समझेंगे, उसके प्रकार और आधार बहुत आसान तरीके से समझेंगे। याद रखिए, मजबूत नींव ही मजबूत इमारत बनाती है। मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।